रिवीजन नहीं किया था, ठीक है। दूसरी बात, और बाकी सवाल आएंगे आपके पास, तो हो सकता है कहीं आपने क्या किया, फॉर्मूला गलत अप्लाई किया हो, फॉर्मूले को आपने वहां पे अप्लाई नहीं किया है, करेक्ट, तो उसके चलते हो सकता है गलत हो गया। तो सेकंड फीडबैक, फॉर्मूला आपने याद नहीं किया प्रॉपरली, ओके, ये दूसरा काइंड ऑफ हो गया। ना तीसरा होता है कुछ सम सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि सवाल को आपको ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो सवाल थे उसमें मैंने आपको बता रखा था कि कैसे आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। फिर वैसे क्वेश्चन थे पेपर में, ऑफ कोर्स होंगे ही, जब वर्क पावर एनर्जी जब आपका टॉपिक था, वैसे क्वेश्चन होंगे ही वहां पे। सो नाउ वहां पे आपने हो सकता है वहां पे के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल और यू फाइनल में लिखने में क्या करा, गलती कर दी, करेक्ट। तो वहां पे क्या हो सकता है, उसमें आपके मार्क्स गए। ओके, सो एक फीडबैक आपके लिए ये भी हो सकता है कि क्लास में जैसे क्वेश्चन एज इट इज कराया गया था, एज इट इज वहां पे भी आ गया, बट मैं कर नहीं पाया, है ना। तो ये चौथी चीज हो गई। लास्ट एक वेरी सेंसिटिव थिंग इज देयर, कि थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है इस बैच में। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, प्रैक्टिस थोड़ी कम हो पाती है? एवरीवन, एवरीवन, यस। सो प्रैक्टिस के लिए अभी एवरी संडे विल कीप द संडे फिक्स फॉर सम प्रैक्टिस, सम क्विज, और जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके, है ना। सो नाउ व्हाट, अभी अभी क्या हो रहा है कि जस्ट क्लास हो जाती है, पेपर हो जाता है ना, बट जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। कारण क्या है यहाँ पे, बिकॉज मैं जब मैं जिस तरीके से क्लास चलाना चाहता हूँ, दैट इज 6 डेज अ वीक, ओके। तो 6 डेज अ वीक अगर क्लास करेंगे तो वहां पे क्या हो पाएगा, प्रॉपर हम पूरे सिलेबस को भी कर पाएंगे, एंड एवरी डे वी कैन डू सम डिस्कशन आल्सो। बट व्हाट इज द कांस्टेंट, स्कूल्स है, ये है, सारी चीजें हैं, तो हमारे पास 3 से 6 का ही स्लॉट मिल पाता है, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता, या तो आपको स्कूल के भी कुछ काम होंगे, वो भी कुछ काम रहेगा, तो इसमें क्या होता है, हम उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और मैं अगर क्वेश्चन मैं अगर क्वेश्चन देना भी चाहूँ तो फिर पीछे पहले मैंने ट्राई किया था, कुछ कुछ डाले थे, बट आप लोगों ने किया नहीं, फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। सो इज इट पॉसिबल, क्या आप सबके लिए पॉसिबल है कि अगर संडे को मैं, इफ आई पुट 1.5 घंटे, 2-3 घंटे की ऐसी कुछ क्लास लगाएं, जिसमें हमारा पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा लेक्चर होगा, मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, टेक अ ब्रेक, देन प्रैक्टिस, देन डिस्कशन। सो हाउ, कैसा रहेगा आपके लिए? शिवा मोरे इज टेलिंग समथिंग। सो माय प्रपोजल इज व्हाट, अगर ईच संडे को, है ना, हम कुछ रखें ऐसा 2-3 घंटे का विद सर्टेन टाइमिंग ऑफ ब्रेक, है ना, तो उसमें क्या हो सके, प्रैक्टिस भी हो सके। प्रतीक इज टेलिंग वेरी गुड आइडिया। कौस्तुभ ओके, साक्षी ओके, वेदांत ओके, समीर 3 thumbs up, यस। बाकी लोग बताएं योर रिस्पॉन्स, एवरीवन। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? 3 घंटे की क्लास भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो nice idea sir, but when are keeping class for projectile motion, अभी स्कूल सिलेबस बने थे। ओके, शिवम इज टेलिंग दैट स्कूल टीचर्स भी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं संडे को। ओके, देखेंगे हम, बट अभी मंडे टू संडे यहाँ पे हमारा टाइम चला गया, तो वी हैव टू कीप, ओके। बट रियली मैं आपको बोलूँ कि जैसे वी आर स्टडिंग फॉर दिस नीट, जेई मेंस, और अब तो उसके आगे आपको एडवांस के लिए भी जाना है, तो लिटरली थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको जीरो से उठा के ऊपर तक लेके जाता हूँ, एकदम हाईएस्ट टाइम तक, बट उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस किया नहीं तो फिर उसका मतलब थोड़ा सा रह जाता है, वेरी फ्यू, करेक्ट। सो सक्सेसफुली 2 hours, ओके। पहले तो क्लास चालू करेंगे, अगर सैचुरेशन आ रहा है विल स्टॉप, ओके। सो व्हाट आई विल डू दिस संडे, बहुत बच्चों का ये डिमांड आया है कि सर काइनेमेटिक्स का रिवीजन चाहिए, ओके, और होना भी चाहिए। सो अलोंग विद काइनेमेटिक्स रिवीजन,
will keep one practice session, okay, from work power energy. तो जहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड जो भी कोटा की शीट्स है और जो भी आईआईटी जेईई की जो शीट्स है ना, मैं आपको वो शेयर करूंगा और उससे हम प्रैक्टिस करेंगे, करेक्ट। तो वहाँ पे आपको एक तो लेवल भी पता चल पाएगा कि मैं अभी कितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ। ओके, 2 आवर्स चलेगा, 2 घंटे भी चलेंगे, 1 घंटे, अब थोड़ा ब्रेक और उसके बाद फिर 1 घंटे। ओके, तो ठीक है, 2 घंटे की क्लास रखेंगे। ओके, इज इट ओके फॉर यू एवरीवन? वेदांत इज सेलिंग 1 आवर। नहीं, 1 आवर में नहीं हो पाएगा भाई, 2 घंटे, बिकॉज काइनेमेटिक्स का रिवीजन करना। ओके, नाउ सेकंड थिंग, एवरीवन, काइनेमेटिक्स में सम आर टेलिंग कि ओनली रिलेटिव मोशन का रिवीजन चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सब पहले से चाहिए। So how many of you want kinematics revision from start, or only projectile, or only relative motion? Yes, type the response. Full. पूरा रिवीजन तो फुल टाइप कीजिए। ओके, फुल, projectile only full. Everyone, सभी लोग फुल, सभी लोग टाइप करें। ओके, सो डिमांड इज फॉर फुल रिवीजन। ओके, ठीक है, फुल रिवीजन है तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और जब रिवीजन क्लास अगर हम रख रहे हैं तो उसमें आपको आना भी पड़ेगा। ओके, तो चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो ओके, तो यहाँ से हमारे पूरे डिस्कशन से अभी ये डिसाइड हो गया, संडे विल कीप 1 क्लास, जिसमें हम एक रिवीजन रखेंगे, प्लस विल कीप 1 प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और बाद में आपको होमवर्क भी दूंगा और उस होमवर्क को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। Just a second, I am opening notebook. Yeah. So लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी की हम बात करें तो वर्क पावर एनर्जी में हमारा हमने सीख लिया था, बहुत सारी हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी थी, एक एक करके जो सारे जो टॉपिक थे, सब टॉपिक थे, वो सारे हमने कवर कर लिए थे, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्क की डेफिनेशन, वर्क का जो फॉर्मूला था उसको लेके फिर लास्ट में करते करते हम यहाँ पे आए थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने कर ली थी, और लास्ट में हम देख रहे थे इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। लास्ट का जो टॉपिक था वो क्या था? इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। ओके, सो नाउ एक अगेन वन मोर क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में, बिकॉज फिजिक्स की जब स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे बेसिक मैथमेटिक्स मैंने नहीं पढ़ाया था, कितने लोगों को नॉलेज है मैक्सिमा एंड मिनिमा? मैक्सिमा एंड मिनिमा का कितने लोगों को नॉलेज है? कितने लोगों ने पढ़ रखा है ऐसा कुछ, मैक्सिमा एंड मिनिमा फिजिक्स में? ओके, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताया, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो मैक्सिमम मिनिमम है, देखिए बच्चों, क्लास 12th में जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं ना, क्लास 12th में जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां पे एक आता है हमारे पास, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक आता है इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपको बताया जाता है, इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिजिक्स में कभी कभी यूज होता है, तो जनरली जो बाकी इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उसमें बच्चों को शुरू में मैक्सिमम मिनिमम एकदम भर के पढ़ा देते हैं, है ना। बट ठीक है, यहाँ पे हम नहीं पढ़ा है। तो जब क्लास 12th में जब आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, तो उसके बाद एक बार फिर से हम ये टॉपिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी हम एक बार फिर से उसके क्वेश्चंस में आपको करा दूंगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो मैं जब आपको फॉर्मूले लिख के बता दूंगा, और इसकी प्रैक्टिस जब आपको मैक्सिमम मिनिमम करा देंगे, फिर इसके हम एग्जांपल्स ले लेंगे। बहुत ही आसान है, वेरी 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 इजी। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से,
इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी में आपको तीन चीजें बताई थी, है ना? क्या बताया था? एक बताया था आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला था स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, सेकंड वाज अनस्टेबल एंड थर्ड वाज न्यूट्रल। करेक्ट? तीन हमारे पास इक्विलिब्रियम थे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। सो नाउ आप सब लोग जानते हो कि अभी जब भी कभी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्या होता है, वहां पे एफ नेट की वैल्यू क्या होती है भाई? जीरो होती है। जब भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो फोर्स, बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? वो जीरो होगा। सो नाउ मैंने आपको यहाँ पे एक केस बताया था। सपोज देयर इज अ शेप और देयर इज अ पाथ लाइक दिस, फर्स्ट पाथ, सेकंड एक पाथ आपके पास यहाँ पे है एंड द थर्ड पाथ इज लाइक दिस। ओके, दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड, और यहाँ पे पाथ नंबर 3। नाउ एक बॉल को आप क्या करो भाई? यहाँ पे रख दो। एक बॉल को आपने यहाँ रख दिया, दूसरे बॉल को क्या किया आपने? यहाँ रख दिया, और तीसरे बॉल को आपने यहाँ पे रख दिया। नाउ फर्स्ट केस में बॉल कहाँ पे है भाई? एकदम इक्विलिब्रियम पे है, रुका हुआ है, यहाँ से बॉल कहीं भी नहीं जाने वाला। ओके, नाउ दूसरे केस में अगर आप देखो ध्यान से, दूसरे केस में भी बॉल इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। करेक्ट? तीसरे केस में भी ये रेस्ट पे है, कहीं नहीं जाने वाला। करेक्ट? बट इनका जो पोजीशन है, मतलब इनकी जो स्थिति है, वो क्या खतरे में है या नहीं, वो हमें चेक करना है। करेक्ट? सो नाउ यहाँ पे दिस इज अ पोस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना? कोई सरकारी आदमी है, सपोज उसका पोस्ट है, so लाइक एन आईएएस ऑफिसर। तो आप ये जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर को कभी भी वो लोग हटा नहीं सकते, बर्खास्त नहीं कर सकते, है ना? सो इनका क्या कर सकते हैं? इनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से लेके इनको यहाँ ट्रांसफर कर दो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। so, कहने का मतलब है इस बॉल पे आप क्या करो, थोड़ा सा इधर फोर्स लगा के इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओ, है ना? आगे एक थप्पड़ ऐसे मार दिया और इसको हम यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गए, तो अभी क्या होगा? यहाँ पे ये बॉल वापस से अपनी पोजीशन पे फिर आ जाए, थोड़ा हो सके ऊपर जाए, थोड़ा हो सके इस तरफ जाए, बट वापस अपने पोजीशन पे तो आ जाएगा, आने वाला है वहां। सो अभी ये उस आईएएस ऑफिसर की तरह हो गया जिसको आपने क्या किया, नौकरी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, है ना? पूना से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया, बॉम्बे से नगर ट्रांसफर कर दिया, कहीं पे आपने ट्रांसफर कर दिया, बट ही विल बी ऑन हिज पोस्ट। so this is like a stable, certain stability he is having. correct? now दूसरे इक्विलिब्रियम में देखो। करेक्ट? एक बार अपनी पोस्ट पे तो आ गया, एक बार क्या हो गया भाई? अपने पोस्ट पे आ गया। करेक्ट? सो थोड़ा सा भी आपने यहाँ पे इसको अनस्टेबल किया, थोड़ा सा भी आपने ये फोर्स लगाया इस पे, तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा, वापस अपनी पोस्ट पे नहीं आएगा। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? इस सिचुएशन का कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मैंने पहले में एग्जांपल दिया ये ऑफिसर, तो सेकंड में कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं क्या? एक बार अपनी पोजीशन से गया और वापस आने का कोई चांस नहीं। कैन यू गिव सम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सम पोस्ट पोजीशन जिसमें थोड़ा सा डेविएट हुआ, वापस अपनी जगह पे नहीं आने वाला? यस, वी हैव सम रिस्पांसेस। प्राइवेट जॉब्स, वेरी गुड। एनी मोर? रेन, रेन से क्या होगा भाई? आशियो, मोर एग्जांपल्स? मेरा क्वेश्चन ये है कि गिव सम रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां पे अगर किसी आदमी को हमने क्या किया, उसकी पोजीशन से हटा दिया तो वापस आना मुश्किल है। गिव मी एग्जांपल ऑफ सम पोस्ट एंड पोजीशन। कॉस्ट ऑफ सेलिंग रेस्पेक्ट, यस, रेस्पेक्ट चली गई तो वापस नहीं आएगा। वेरी गुड। ट्रस्ट, आई एम आस्किंग अबाउट पोस्ट एंड पोजीशन। एग्जांपल नहीं आ रहा आपके दिमाग में? पीस ऑफ माइंड, ओके। स्पीच, ओके। गर्ल्स, ओके। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का एग्जांपल है ना, तो क्रिकेट में क्या होगा? मान लीजिए क्या किया आपने, एक मैच खेला, उसमें आपकी परफॉर्मेंस डाउन रही, दूसरे मैच में आपकी परफॉर्मेंस और डाउन रही,
तीसरे में भी डाउट रही, आपको टीम से निकाल देंगे, आने के चांसेस वेरी लेस, करेक्ट है ना। या Alok is telling second time broken tooth is very good. किसी का दांत टूटा दूसरी बार? मेरा तो नहीं टूटा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा भी इसको डिस्प्लेस किया तो एक अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। दूसरा है मूवी स्टार, है ना, मूवी स्टार्स, इनकी एक दो फिल्में जहां फ्लॉप हुई, 2 3 4, उसके बाद 10 डाउन, करेक्ट। तो ये एग्जांपल हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। एंड थर्ड न्यूट्रल, मतलब थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस कर दिया, वापस अपनी जगह पे जाके रुका रहेगा, करेक्ट। सो नाउ अभी यहाँ पे फिर से अभी हमें दो चीजें यहाँ पे आती है इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी में। तो वो किसका किसका रिलेशन आता है भाई? रिलेशन है यहाँ पे फोर्स का और एनर्जी, करेक्ट। तो फोर्स और एनर्जी का कौन सा रिलेशन है, क्या आपको याद है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, है ना, मान लो कि आपसे क्या किया गया, इंटरव्यू कर लिया मैंने आपको, है ना, इंटरव्यू कर लिया और उसमें आपसे पूछा कि बताइए वर्क और एनर्जी में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फोर्स और एनर्जी को रिलेट करता है? गेस। माय क्वेश्चन इज, वर्क और एनर्जी में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फोर्स और एनर्जी को रिलेट करता है? एनीवन? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग मेरा? फोर्स और एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं? हेलो, बोल नहीं पता मुझे। एवरीवन, ओके, ठीक है, नहीं पता, वेरी गुड, ओके। फोर्स एंड एनर्जी नहीं पता, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। सब लोग ये जानते हैं, वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, ये पता है आपको? सॉरी, वर्क डन बाई ऑल नहीं, कौन सा फॉर्मूला है भाई? दिस कंजर्वेटिव फोर्सेस को मैंने आपको डिफाइन करा था, तो उसमें आपको ये बताया, du is equal to negative of work done by conservative forces। तो मैंने आपको ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं होती। क्या डिफाइन होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, और वो किसके कैसा होता है भाई? तो वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नाउ अब इसको मैं और, अच्छा ये स्टेटमेंट याद आया आपको कहीं से? एवरीवन, ऐसा कुछ पढ़ा रखा है आपको? थैंक गॉड, चलो कम से कम ये तो याद है आपको, है ना। ना अभी देखिए ध्यान से, तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, du मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस F, ऐसा लिख लेते हैं, F डॉट ds, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Fx dx, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है आपको? सो नाउ यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? this Fx is equal to minus of du by dx, करेक्ट। ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, Fx is equal to minus of du by dx। कितना समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, ओके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा इसको याद करें, डिफरेंशिएशन को याद करें, कैलकुलस आप याद करें, तो उस कैलकुलस में आपको ये बताया गया था कि सपोज कुछ ऐसा लिख रखा है मेरे पास, this function is equal to suppose dy by dx, करेक्ट, dy by dx लिख रखा है। तो इस dy by dx का मतलब क्या होता था? इस dy by dx का मतलब क्या होता था? तो इस dy by dx के दो मतलब होते थे। पहला मतलब क्या होता था कि स्मॉल चेंज इन y with respect to x, करेक्ट, एक तो ये होता था। और दूसरा क्या होता था भाई? दूसरा ये होता था कि दिस इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, है ना। कोई भी अगर आपका एक ग्राफ है तो उसमें y वर्सेस x का स्लोप क्या होगा? ये होता है ना। सबको याद है ये? ऑफ कोर्स याद होगा।
You all are very good students. ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से सो अभी इस चीज को हम ना कैसे देखेंगे हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे करेक्ट तो यहां से आपको पता चल गया fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx सो नाउ अभी और आगे बढ़ेंगे तो सपोज मैं क्या करता हूँ एक ग्राफ बना लेता हूँ एक क्या करता हूँ मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ सो यहाँ पे हमारे पास एक मैंने ग्राफ बना लिया u वर्सेस x का एक ग्राफ ऐसे बना लिया देखिए ध्यान से ऐसा ऐसा और ऐसा तो ये हमारे पास ये ग्राफ कैसा है भाई दिस इज u वर्सेस x करेक्ट अभी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है हमने क्या निकाला हमने ये निकाला दिस fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx करेक्ट fx इज इक्वल टू क्या है भाई माइनस ऑफ du बाई dx है ना तो नाउ इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये जो ग्राफ है u वर्सेस x का जो ग्राफ है इस ग्राफ का स्लोप ux ग्राफ का जो स्लोप है ना वो क्या देगा आपको वो देगा आपको फोर्स दैट विल गिव यू फोर्स करेक्ट आ रही बात आपको समझ में यहां तक कितने लोग समझ पा रहे हैं एनी डाउट एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क एवरीवन each and everyone any doubt जी मानो है क्लास में सब तो मानो ही मानो हाँ मानो ओके एनी डाउट सबको समझ में आ रहा है नाउ अभी आप ओके एनी डाउट वन डाउट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई वाज डिस्कनेक्टेड देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया u वर्सेस x का ग्राफ बना दिया और मेरे पास ये क्या है स्टेटमेंट क्या है इक्वेशन है मेरे पास fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx है ना तो du बाई dx का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है या तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्मॉल चेंज इन x या ज्योमेट्रिकली क्या है तो इसका मतलब होता है दिस इज माइनस ऑफ du बाई dx का मतलब हो गया ये एक u बाई x के ग्राफ को का स्लोप रिप्रेजेंट कर है ना तो देखिए यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x करेक्ट वैसे इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा m इज इक्वल टू होगा dy बाई dx करेक्ट तो इसका स्लोप भी बताता है और एक स्मॉल चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है नाउ आप मुझे ये बताइए कि पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे और ये पॉइंट सी दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी और ये पॉइंट सी आप बताइए पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी पे स्लोप कैसा है यस गिव मी आंसर इसमें आपका काइनेमेटिक्स भी रिवाइज हो जाएगा एवरीवन ओके गुड मॉर्निंग ओके स्लोप जीरो है यू आर टेलिंग स्लोप जीरो है ओके ओके ऐसा नहीं समझ में नहीं आया स्लोप इज जीरो कंफर्म एवरीवन मानो आपका आंसर बताइए ए पे बी पे और सी पे स्लोप क्या है स्लोप इज जीरो वेरी गुड स्लोप इज जीरो करेक्ट सबको समझ में आ रहा है जीरो लिखते तो डर लग जाता है अच्छा समझ में नहीं आया ग्रेट मानो ग्रेट ओके मानो आप फिर क्लास से बाद मेरे से मिलिए आप ओके ठीक है देखिए ध्यान से यहाँ पे तो स्लोप क्या हो गया भाई यहाँ पे जीरो हो गया तो सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम एक तो ऐसा एक टेंजेंट खींचते उस पॉइंट पे तो पॉइंट ए और बी पे हमने क्या किया ऐसे स्लोप निकाला यहाँ पे तो क्या आ गया भाई जीरो आ गया नाउ u वर्सेस x का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या है भाई उसका स्लोप है हमारे पास f करेक्ट नाउ यहाँ पे fx की वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट ए पर fx की वैल्यू जीरो आ रही है पॉइंट बी पे और fx की वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट सी पे करेक्ट ये बात आपको समझ में आ रही है यानी कि
पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर देयर इज इक्विलिब्रियम, करेक्ट। कितने बार लोगों को ये बात समझ में आई कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई फास्ट? एवरीवन करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। नाउ अभी आप मुझे बताइए कैसे पता करेंगे कि पॉइंट ए पे स्टेबल है, कि पॉइंट बी पे स्टेबल है या फिर पॉइंट सी पे स्टेबल है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? हम इस बात को कैसे बताएंगे? चलो भाई इक्विलिब्रियम तो दिख गया हमें, ए पे भी है, बी पर भी है और सी पर भी है, बट हाउ विल से दैट ए पे स्टेबल है कि बी पे स्टेबल है या फिर सी पे स्टेबल है? इस बात को कैसे बताएंगे? यस, वी हैव रिस्पॉन्सेस। इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन नहीं, स्लोप नहीं, इंटीग्रेशन नहीं। यस आलोक बताइए। Maximum and minimum. What maximum and minimum? Is you are little close. Sakshi is little close to answer. Slope, okay. चलिए देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को आप। So now अभी देखिए ध्यान से, एक मैं आपको और एक्स्ट्रा एग्जांपल लेता हूँ, देखिए समझिएगा इस बात को। स्टेबिलिटी और एनर्जी को हम रिलेट करते हैं कुछ ऐसी चीजों से। सपोज यहाँ पे एक बॉल है, फिर आपने इसको ग्राउंड पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया भाई? ग्राउंड पे रख दिया, है ना। और इसी बॉल को आपने क्या किया, कुछ हाइट पे आप ले जाके वहां पे आपने इसको ऐसे रख दिया, है ना। आपने क्या किया, इस हाइट पर ले जाके इसको यहाँ पे ऐसा रख दिया। नाउ अभी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो 0। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ पे है mgh, है ना। h हाइट हमने इसको क्या किया, ऊपर लेके रख दिया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है भाई? 0। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दैट इज mgh। ओके, नाउ अभी आप सबको ये दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो बी की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? ज्यादा है ए की पोटेंशियल एनर्जी से, करेक्ट। ये बात सबको पता चल पा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बी की क्या है भाई? ज्यादा है किससे? ए से, करेक्ट। सो इस ए को, यस एनी डाउट्स? ओके, देखिए ध्यान से सभी लोग, इस बॉल ए को आप ना सालों साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसको आप छोड़ दो इधर ही, इसकी स्टेबिलिटी में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, इसकी स्टेबिलिटी में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है, इसको क्या होगा भाई? यहाँ पे दिस इज लिटिल अनस्टेबल। ये क्या है भाई? लिटिल अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? अब मान लो यहाँ पे क्या आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए, है ना। या फिर मान लो आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा है और आपने क्या किया, जस्ट 1 सेकंड के लिए छोड़ दिया, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा। मतलब कि क्या है भाई? ये यहाँ पे अनस्टेबल है। क्या है भाई? अनस्टेबल है, करेक्ट। तो एक बात हमें थोड़ी सी ये समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपका ज्यादा हो तो क्या होगा भाई? वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अनदर वे। एक और तरीके से इसको समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेके। सपोज यहाँ पे एक बच्चा है ना, वो बहुत शांत है और आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ है ना। और इसको जो मर्जी आ रहा है, अपना कुछ तो गेमिंग हो, कुछ तो शांत बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है ना। दूसरा बच्चा, सेकंड बॉय ये अभी अपने घर से बाहर गया था, स्कूल गया था, कुछ लोगों ने इसको चिढ़ा दिया, है ना। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, उसको जो ऐसे कुछ कुछ बोल दो तो कैसे चिढ़ जाता है, ऐसे कुछ ऐसे उंगली ऐसे दिखा दो तो वो चिढ़ जाता है, करेक्ट। तो समथिंग इसके साथ कुछ ऐसा हुआ, घर पे भी आया तो घर वालों ने इसको थोड़ा सा क्या किया, डांट दिया, करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, ये फिर क्या हो गया भाई? ये सुबह से ही वो गुस्सा है थोड़ा सा, है ना। अभी फिर कोई तो और आया, इसको फोन करके किसी ने कुछ और ऐसा बोल दिया, है ना। 2-4 लोगों ने क्या किया, ग्रुप कॉल करके इसको और चिढ़ा दिया। नाउ ही बिकेम वेरी वेरी एंग्री, है ना। अभी ये बच्चा क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। बहुत ही ज्यादा क्या हो गया भाई?
गुस्सा हो गया है ना, बहुत एकदम तमतमा गया, और अभी कंडीशन ऐसी है कि कोई कुछ बोल दे उसको उड़ा देगा। ओके, नाउ आप मुझे ये बताइए, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों ने बी वाली कंडीशन फेस की है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड कंडीशन बी? एवरीवन, कितने लोगों ने बी वाली कंडीशन फेस की है ऑनेस्टली? किसी के साथ हुआ है ऐसा? ऋषभ ओ, कंचन ओके, अंकुर ओके, ओके एवरीवन। ओके ओके, कौस्तुभ वेरी गुड, प्रतीक, दे आर टू फॉर्चुनेट पीपल, कौस्तुभ एंड प्रतीक वेरी गुड। नाउ चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। ओके, डिटेल का भी बाद में पूछूंगा आपसे क्या हुआ था। नाउ देखिए ध्यान से, अभी मैं एनर्जी मेजर कर रहा हूँ है ना, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी मैं एनर्जी मेजर कर रहा हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ एक डिवाइस लगाया और इसकी एनर्जी मेजर, एनर्जी ऑफ ए और एनर्जी ऑफ बी, करेक्ट। नाउ आप मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ए की ज्यादा है या फिर एनर्जी बी की ज्यादा है? मतलब अभी एनर्जी की बात करते हैं ना, वाइब्रेशनल एनर्जी, एनर्जी टू रिएक्ट, अगर एनर्जी ज्यादा है तो तुरंत क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा ना। तो अभी किसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेट ऑफ एनर्जी किसकी ज्यादा है, कौन हाईली रिएक्टिव है? हाईली रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यस, गेटिंग रिस्पॉन्सेस, बी की एनर्जी ज्यादा होगी, ऑल ऑफ यू एग्री, वेरी गुड, करेक्ट। नाउ अब देखिए ध्यान से, अगर ये बच्चा रिएक्ट करे है ना, अपने घर वालों को कुछ ऐसा उल्टा सीधा ऐसा बोल दिया, देयर आर मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट अ थप्पड़ फ्रॉम हिज फादर, थप्पड़ फ्रॉम हिज मदर। पागल हो गया है क्या, ऐसे चिल्ला रहा है? करेक्ट, यस और नो एवरीवन, करेक्ट। नाउ कहने की बात क्या है, अभी यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, करेक्ट। अभी इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसके चांसेस है कि क्या होगा, इसको कोई ना कोई आके शांत करेगा, है ना, है ना, डंडे से, बेलन से, चप्पल से। ओके, तो कोई ना कोई आके इसको क्या करेगा भाई, शांत करेगा। तो कहने की बात ये है कि जिसकी भी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है भाई, हाईली अनस्टेबल होता है। किसी की भी अगर एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा भाई, हाईली अनस्टेबल होगा। क्या इस बात को आप सब लोग समझ पाए? एवरीवन, अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो यू आर लिटिल अनस्टेबल। एवरीवन एवरीवन, सबको ये बात समझ में आ रही है? एवरीवन, ये बात क्लियर है? सो नाउ यहाँ देखिए ध्यान से। ओके, डिस्कशन हो गया यहाँ पे, it was here, let me get back to our real, switching the page, वो यहाँ तक आ गया है। ओके, नाउ वापस हम यहाँ पे आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इफ एनर्जी इज मैक्सिमम, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगी, स्टेबिलिटी विल बी लेस, स्टेबिलिटी विल बी लेस, करेक्ट। नाउ अभी आप यहाँ पे ग्राफ पे देखो ध्यान से, और आप मुझे ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है या बी पे ज्यादा है? यस एवरीवन, पोटेंशियल एनर्जी अभी कहाँ ज्यादा है, ए पर है या बी पे? वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ए पे या बी पे? ग्राफ देख के बताइए ध्यान से। बी पे, वेरी गुड आलोक, वेरी गुड वास्तु, वेरी गुड अंकुर, मानव आंसर दीजिए। एवरीवन एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? करेक्ट, है ना। एनर्जी कहाँ ज्यादा है भाई, बी पे। अब आप मुझे बताइए ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम है और बी पे कौन सा इक्विलिब्रियम? ए पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, और सिर्फ ये बताओ मुझे बी पे कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल? वेरी गुड, वेरी गुड सभी लोग, एवरीवन। एवरीवन फैंटास्टिक, वेरी गुड।
तो चलिए भाई यहाँ पे बी पे क्या है इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके वेरी गुड। तो चलिए और नाउ ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, तो ए पे होगा एनर्जी अभी यहाँ पे कम है, तो ए पे होगा अभी यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और नाउ देखिए अभी यहाँ पे पॉइंट सी पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉइंट सी पे होगा न्यूट्रल, है ना, क्योंकि यहाँ भी इसका स्लोप एक रेंज के ऊपर क्या है भाई, जीरो है, मतलब उस पे एक जीरो फोर्स एक रेंज पे लग रहा है, यानी कि अभी सी पॉइंट पे क्या होगा, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अभी देखिए ध्यान से, तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए पे क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे है अनस्टेबल, एंड पॉइंट सी पे क्या है भाई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। करेक्ट। सो नाउ अभी आपसे कोई भी पूछे तो इस बात को आप लिख लीजिए, तो अभी आपसे कोई भी पूछे कि स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। करेक्ट। यस, सबको समझ में आ गया। सो नाउ लिखेंगे मैक्सिमम एनर्जी, मतलब जहां पे भी स्लोप क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा, सॉरी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सी को फिर से देखते हैं, सी वाला फिर से देखिए ध्यान से, सी वाला ये था एग्जांपल हमारा, है ना, ये था हमारा पॉइंट ए, ये था हमारा पॉइंट बी, और ये था हमारा पॉइंट सी, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस पे बी पॉइंट पे क्या है भाई, स्लोप अभी यहाँ पे क्या है, जीरो है, बट थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या होगा भाई, यहाँ पे स्लोप कुछ तो आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। करेक्ट। पॉइंट ए पे स्लोप अभी जीरो है, बट थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे तो स्लोप कमिंग समथिंग, है ना, कुछ तो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ स्लोप आ रहा है। बट सी पॉइंट पे आप किधर भी आगे बढ़ जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, स्लोप इज जीरो 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 जीरो, है ना, मतलब आप कितना भी आगे बढ़ जाओ उस पे क्या है भाई, फोर्स जीरो ही है ना। सपोज ये एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे बॉल को हमने ऐसे रखा, अब इस पे आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ, थोड़ी देर बाद जाके कोई एकदम रुक जाएगा, फिर फोर्स जीरो हो जाएगा, थोड़ा आप और फोर्स लगाइए, थोड़ा और जाके ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ आके फिर जीरो हो जाएगा, मतलब इस पे इसका फोर्स क्या होगा भाई, इस पे लगने वाला फोर्स कंटिन्यूअसली क्या है भाई, जीरो है। तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, दिस इज द न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। और बी पे क्या होगा भाई, तो बी पे अभी तो क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो बी को कैसे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिंस इट इज अ मैक्सिमम, तो ये होगा हमारा अनस्टेबल पॉइंट। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ये पॉइंट पे है हमारा, यू है हमारे पास मिनिमम, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा हमारा स्टेबल। करेक्ट। तो सिर्फ आपको स्टेबल और अनस्टेबल में आपको फर्क देखना है, तो देखिए आप समझ जाए। ओके शिवम, इट इज क्लियर है आपको। हाउ सी इज न्यूट्रल, देखिए समीर फिर से देखिए, शिवम एनी डाउट्स आपको, शिवम इज इट क्लियर, शिवम आप समझ पाए, पकड़ पाए, हाँ आपको समझ में आ गया, एनी डाउट शिवम आपको, समीर मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिर से। शिवम डाउट क्लियर है आपका। ओके देखिए समीर देखिए ध्यान से, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जहां पे क्या हो भाई, फोर्स जीरो हो। मैंने स्टार्टिंग में तीन पिक्चर बनाए थे, एक बॉल को यहाँ रखा, एक बॉल को यहाँ रखा, और एक बॉल को हमने यहाँ रखा। करेक्ट। सो अभी देखिए ध्यान से, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं इस बॉल को, तो इस पे अगर आप फिर से फोर्स इधर लगेगा नीचे की तरफ, इस बॉल को अगर आप इधर लेके आए तो इस पे फिर से एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, है ना। सिमिलरली अभी यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो इस बॉल को ऐसे नीचे लेके थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करो, तो एक कंटिन्यूअस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसको इधर डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ लगेगा, है ना। बट इस पाथ में आप देखो, ये वाले सिस्टम में देखो, इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये जाके अभी रुक जाएगा, और कोई भी फोर्स अभी इस पे ऑटोमेटिकली नहीं आया। थोड़ा और आपने इसको धक्का दे दिया, फिर अभी ये और आगे जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे फिर इसको आगे और आगे कोई नहीं है आगे इसको मूव करने वाला,
सो यहाँ पे तीनों पॉइंट पे अगर आप देखो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, तीनों पे पहुंच के फिर से रुक गया, ये पहुंच के फिर से रुक गया, है ना। अपने आप से कोई फोर्स अब यहाँ पे लग नहीं रहा, तो इसका भी कंटिन्यूअसली इस पे फोर्स क्या है भाई, जीरो है। अदरवाइज यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहुंचा फिर फोर्स लगा, ये यहाँ पहुंच गया फिर फोर्स लगा, तो इस पे क्या है भाई, हर पॉइंट में ही फोर्स जीरो है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। करेक्ट, ये बात समझ में आई? यस समीर। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ तक? एक बार फटाफट आप दे दो रिस्पॉन्स, एनी डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इस चीज को ना मैथमेटिकली हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पे उस तरह से आपको एक फॉर्मूला दे देंगे, है ना, एक क्वेश्चन देंगे और उससे पूछेंगे बताइए स्टेबिलिटी का पॉइंट कौन सा है। तो अभी हमने जो यहाँ पे जो डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपके पास क्या है भाई, मैक्सिमम है, तो वहां पे क्या है, आपको वहां पे मिलेगा अनस्टेबल, है ना, वहां पे आपको अनस्टेबल पॉइंट मिलेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी क्या है भाई मिनिमम है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, स्टेबल मिलेगा। करेक्ट। और अगर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, यू इज कांस्टेंट, तो वहां पे आपको मिलेगा न्यूट्रल। ओके, नाउ इसी बात को हम मैथमेटिकली देखते हैं, इसी बात को क्या करते हैं भाई, हम मैथमेटिकली देखते हैं। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, फिर से मैं एक टेबल बना लेता हूँ और मैथमेटिकली तीनों को हम लिख देते हैं। सो स्टेबल के लिए, अनस्टेबल के लिए और न्यूट्रल के लिए। ओके, सो यहाँ पे एफ नेट क्या होना चाहिए, इस पे ऑफ कोर्स जीरो होना चाहिए, और इसका यूएक्स का जो स्लोप होना चाहिए, वो स्लोप भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, तो यहाँ भी एफ नेट क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए, और यहाँ भी यूएक्स का जो स्लोप होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ भी। यस, एनी डाउट? ओके, तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो इसका मैं फिगर बना देता हूँ, कुछ ऐसा ही ऐसा पाथ होगा, और यहाँ पे बॉल को यहाँ प्लेस किया, वापस अपनी कंडीशन पे आएगा। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, डी यू बाई डी एक्स, मतलब स्लोप क्या होना चाहिए भाई, डी यू बाई डी एक्स तो जीरो पे होना चाहिए, है ना। नाउ अभी देखिए, जो मैंने आपको जो तीसरी जो कंडीशन बताई थी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम की, है ना, तो ना उसके लिए हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, उसके लिए हम एक मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन चेक करते हैं, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, अगर इसका डबल डेरिवेटिव du बाई dx, है ना, d2u अपॉन dx, मतलब कोई एक फंक्शन होगा, ऐसा कुछ एक फंक्शन होगा ux टाइप, है ना, उसको क्या करेंगे हम, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे, फिर उसके बाद मतलब उसका स्लोप क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे तो जीरो होना चाहिए पहली बार, और फिर जो मैक्सिमम और मिनिमम जो आपको जो मैंने बताया कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन, वो कैसे आएगी, वहां पे आपको देखना है, अगर dtu अपॉन dx, dtu अपॉन dx क्या है भाई, सॉरी dtu अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, d2u अपॉन dx स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रेशन में तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, d3u अपॉन dx, ऐसा लिखेंगे इसको। सो अगर ये जो आपका जो dtu अपॉन dx स्क्वायर अगर क्या आ गया भाई, ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी कि अभी यहाँ पे क्या है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर ये dtu अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब ये क्या है भाई, दिस इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये उस जो मैंने आपको एनर्जी वाली कंडीशन बताई, ये वाला एनर्जी, वो वाला एनर्जी, है ना, एनर्जी मैक्सिमम तो ये, मिनिमम तो वो, तो उस केस में उस केस को मैथमेटिकली कैसे पता लगाते हैं, उसको पता लगाते हैं हम dtu अपॉन dx स्क्वायर, और जब आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ जाएंगे तो ये भी बात आपको समझ में आएगी। मैं अनुपम सर को मैं बोल दूंगा कि उस टाइम जब ये हो जाए तो कुछ आपको इसके क्वेश्चंस भी करा दे। ओके, सो नाउ अभी देखते हैं अनस्टेबल में, अनस्टेबल में कैसी कंडीशन होगी भाई, अनस्टेबल में कुछ ऐसी कंडीशन होगी, तो इसमें भी क्या होना चाहिए भाई, du अपॉन dx जीरो होना चाहिए। और अब मैक्सिमम एनर्जी वाली कंडीशन कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम एनर्जी वाली कंडीशन निकालेंगे d2u अपॉन dx स्क्वायर, अगर क्या हो जाए भाई,
अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ अनस्टेबल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रल में देखते हैं। तो न्यूट्रल में होगा du बाई dx, ये हो गया यहाँ पे 0, और इसका फिर d2u अपॉन dx स्क्वायर, ये भी फिर से क्या आया, अगर आपका 0 इसका मतलब क्या है, वहां पे एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने आपको जो थर्ड पॉइंट बताया, इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन करने बैठे तो मुझे फिर 2 क्लासेस चाहिए, है ना। तो नाउ ये जो आपके पास जो थर्ड कंडीशन आ रही है d2u अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या है भाई, यहाँ पे जो आपकी जो एनर्जी वाली मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन है, ये उसको रिलेट कर, तो यानी कि अगर आपका एनर्जी मिनिमम है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, d2u अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये किसकी कंडीशन है, मिनिमम एनर्जी की, और ये किसकी कंडीशन है, ये है मैक्सिमम एनर्जी की। दैट्स ऑल। यस, एनी डाउट्स? इज एवरीवन, एनी डाउट्स इन थर्ड पॉइंट? तो थर्ड पॉइंट सिर्फ आपका उससे रिलेटेड है, और उसके खूब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास 12 में। बोले बहुत बहुत ही आसान है, तुच्चा है आपके लिए। यस एवरीवन, मानो आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके, चलिए, तो भाई इस प्रकार से आपका ये चैप्टर संपन्न हुआ, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। नाउ अभी आप इंट्रोस्पेक्ट करो वर्क पावर एनर्जी का पूरा चैप्टर एज अ होल, है ना, किसमें प्रॉब्लम है। अगर आपको जस्ट ऐसे बोल दिया जाए कि चलो भाई आप वर्क पावर एनर्जी का, तो क्या करो, एक पूरा कंप्लीट नोट्स बनाओ बिना कुछ देखे, जितना आपने पढ़ा है शुरू से लेके अंत तक, है ना, ऐसे बैठ के रामायण लिख दो वर्क पावर एनर्जी की। ओके, तो जस्ट आप 1 मिनट ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करो कि विच टॉपिक आई एम लिटिल लैगिंग, थोड़ा सा मेरा कमजोर है, विच इज दैट टॉपिक, और चैट में लिखिए। यस, टाइप इट फास्ट। एवरीवन, कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसमें थोड़ा सा रह गया, जहां पे मुझे मेहनत करने की जरूरत है और मुझे दोबारा कंसल्ट करने की जरूरत है। हाँ जी, ज्यादा टाइम चाहिए आपको? हाँ, फिर भी इंट्रोस्पेक्ट करो, बताओ कहीं भी पढ़ा था आपने? हाँ, यस, इन वर्क पावर एनर्जी। यू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, ऐसे आप सोच के बताइए कि किसमें। ओके, स्प्रिंग में, वेरी गुड, अच्छा डाउट है, होता है। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ओके। I get confused when we apply WP only in spring. Okay, in spring too. Okay, very good. Okay, work energy theorem. Okay, so which formula we have to apply in questions? Chain problems. Chain the problems में discuss किए नहीं. Variable and mechanical energy. Okay, variable force का तो मानो मुझे आपका डाउट मुझे समझ में आया कि आपको वेरिएबल फोर्सेस के कुछ वर्क डन में निकाल नहीं पाते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, which formula we have to apply in which question? Work energy theorem, chain problem, spring. Okay, very good. Now अभी आप कैसे करेंगे? So now इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपके सारे डाउट डिसिपेट हो जाएंगे, है ना। तो जरूरत किसकी है भाई, सिर्फ प्रैक्टिस की। ओके, तो नाउ इफ यू आर विलिंग टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, है ना, so now today night, tonight itself I will place one 10-12 क्वेश्चन, जिससे क्या हो जाए, आप ट्राई करेंगे, भले सॉल्व हो ना हो,
बट क्या होगा, थोड़ा सा आपकी रगड़न हो जाएगी, है ना, मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो इफ यू अलाउ मी, है ना, आप लोग से ही पूछना पड़ता है। सो अगर आप अलाउ करेंगे तो आई विल प्लेस सम 10-15 क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर पाए। एवरीवन 3 रिस्पॉन्स है, ओके ओके चलेगा, बाकी लोग चाहिए नहीं चाहिए, करना भी पड़ेगा ना। तो भले 10 सवाल दूं मैं आपको, भले हो सके उसमें 4-5 भी ना आए। ओके, सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और शायद ये रीजन भी रह गया होगा आपके काइनेमेटिक्स के वीक रहने का, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हुई, तो उसमें हुआ नहीं, खैर उसमें भी हमने प्रैक्टिस करी थी। चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई विल सेंड वन क्वेश्चन और साइमल्टेनियसली विल डिस्कस। ओके, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टू ओपन। ओके, सो नाउ मैं अभी आपको आज की क्लास में कुछ सवाल देंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ आपसे हल हो भी पाएंगे, नहीं भी हो पाएंगे, बट नहीं भी हुआ तो देयर इज अ बेनिफिट, है ना। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक पिताजी थे, उनका एक छोटा बच्चा था, है ना। सो उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला, उनके घर पे क्या था, एक ऐसा बर्तन था, ऐसा सिलिंड्रिकल, ऐसी गोल थाली होती है ना, थोड़ी सी गहरी होती है। तो उस थाली में क्या थे, बहुत सारे छेद थे ऐसे ओपन, है ना। और ये क्या था, थोड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा था, गट्टी था, है ना। सो इस बच्चे के साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। पूरा चैप्टर पढ़ा देते थे, फिर भी क्या होता था, इससे भी पूरे क्वेश्चंस हो नहीं पाते थे, है ना। तो इसने बोला, पिताजी मैं क्या करूं, सवाल लगाता हूँ, मेरे से होता नहीं है। तो इसके पिताजी ने बोला कि ये बर्तन लेके जाओ जिसमें होल है, और यहाँ पे एक नदी है, पॉन्ड है ना, पानी है इसमें, जा इससे पानी भर के लेके आ। तो ये बच्चा यहाँ जाता था अपने हाथ में लेके, और फिर क्या करता था, पानी भर के लेके आता था। जैसे जैसे यहाँ तक लेके आया, पानी पूरा रास्ते में ऐसे गिर जाता था। पिताजी ने बोला, जा दोबारा ट्राई कर। दोबारा गया, फिर से जाके लेके आया, यहाँ तक लेके आया, जैसे घर में पानी क्या हो गया इसका, रास्ते में गिर गया। 3 बार 4 बार कराया। बच्चे ने बोला, पानी तो इसमें आ नहीं रहा है, क्या फायदा हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट। तो फादर ने दिखाया कि इस थाली को ना ध्यान से देखो, है ना, थाली को ध्यान से देखो। तो जो ये इनिशियली थाली थी और जो फाइनल थाली थी, उसमें क्या था, बच्चा बार बार पानी लेने गया, तो क्या हुआ था, इसमें थोड़ी सी शाइन आ गई, चमक आ गई। तो पिताजी ने उसको ये समझाया कि भले पानी इसमें आया ना आया, बट क्या हो गया, थाली जो है ना ये क्लीन हो गया। करेक्ट। जैसे आप अपने आप को, दिमाग को ब्रश अप करेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है, आपका माइंड खुलता है, स्पेशली फॉर द फिजिक्स प्रॉब्लम्स। करेक्ट। सवाल हुआ ना हुआ, बट आगे आपके सामने एक सवाल है, तो उसमें आपको इंस्टेंट झलक मिलेगी उसकी। आप तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप कोई सा भी एग्जाम देने जाए, आईआईटी जेई का एग्जाम देने जाए, नीट का देने जाए, अगर आप इसका एग्जाम देने जाए, मेंस का एग्जाम देने जाए, सीईटी का एग्जाम देने जाए, तो उसमें मान लो आपको 30 से 35 सवाल आते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं होगा जो आपने कभी देखा है। ऑल 35 क्वेश्चंस विल बी ब्रांड न्यू फॉर यू। अभी क्या करें, कभी नहीं देखा, तो कैसे करेंगे। तो इस दिमाग की जो आपने रगड़न की है ना, पूरे साल, पूरे 2 साल, वो यहाँ पे काम आने वाली। ओके, सो बहुत टाइम मैंने ऐसा ट्राई किया कि कुछ दो, बट आपका लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता था, करेंगे नहीं करेंगे। ओके, तो आज से जो भी मैं आपको शीट वगैरह दूं, उसमें क्या करो आप, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ गुड ट्राई। फिर आपको देखना है कि टेस्ट का परफॉर्मेंस जो आपका कैसे ऊपर आता है। ओके, तो आई होप सब लोग थोड़ी मेहनत करेंगे आज के बाद से। चलिए, अब हम आगे आते हैं न्यू चैप्टर पे। जो नया चैप्टर है हमारा, दैट न्यू चैप्टर इज सर्कुलर मोशन, चक्कर वाली मोशन। न्यू चैप्टर इज, ओके, मोशन चैप्टर तो हमारा काइनेमेटिक्स जो हमारा कब का हो चुका है, हमने उधर क्यों नहीं पढ़ा, अभी क्यों पढ़ रहे हैं। एन एग्जाम्पल, एनी क्लू, क्यों अभी पढ़ रहे हैं इसको, सर्कुलर मोशन को, थोड़ा अलग, है ना। सो सर्कुलर मोशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वैसा मोशन जो क्या हो, गोल गोल। करेक्ट, ये बात तो क्या है भाई,
सबको पता है कि वैसा मोशन जो कि क्या हो भाई, गोल गोल हो, वैसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो कोई मोशन गोल गोल कब हो सकता है? सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रस्सी लिया, एक रस्सी को यहाँ पे अपने उंगली में से क्या किया, से बांध लिया, है ना, उंगली में से बांध दिया, और इस रस्सी में क्या किया, यहाँ पे एक स्टोन टाई कर दिया, करेक्ट, और इसको घुमाया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, करेक्ट। कितनी भी देर घुमाओ आप, ये इसका मोशन, इसके और इस बॉल का जो पाथ है, उसका पाथ कैसा रहेगा भाई, तो ये ऐसा ऐसा कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? एनी आंसर्स? ये इसका मोशन कांस्टेंट क्यों रहेगा? यस, एनी आंसर्स? इसका पाथ गोल गोल है, क्यों ऐसा? सेंट्रिपिटल, ओके, समीर स्टेलिंग सेंट्रिपिटल ड्यू टू रोप, ओके, एनी मोर आंसर्स? रोप हो गया सेंट्रिपिटल, और कम ऑन, नो रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा 11th क्लास में, या फिर पढ़ाएंगे आपको, वहां पे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, फिर सर्कल पढ़ा होगा, है ना, सर्कल के बाद आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा। वहां पे सर्कल की ये डेफिनेशन बताते हैं कि जहां पे अगर किसी भी पार्टिकल का रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है भाई? रेडियस कांस्टेंट है, तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं हम? वैसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, या फिर उस पाथ को क्या बोलते हैं हम? सर्कल बोलते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट, इस पॉइंट से थोड़े डिस्टेंस पे जाके अगर इसका हम लोकस क्रिएट करें, है ना, तो इसका जो लोकस जो हमें क्या देगा, कौन सा पाथ देगा भाई? हमें सर्कल पाथ, करेक्ट। सो ये सर्कल में क्यों है? बिकॉज इसका रेडियस क्या है भाई? कांस्टेंट, करेक्ट। नाउ अभी सर्कुलर मोशन में होने वाले जो डिस्प्लेसमेंट है, सर्कुलर मोशन में जो आने वाली जो वेलोसिटीज है, एक्सेलरेशंस है, अभी हम उसको देखेंगे। तो जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, जैसे आपने क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो काइनेमेटिक्स में क्या था भाई? काइनेमेटिक्स जैसे हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे सीरीज ऑफ टर्म्स हमने पढ़े। कौन कौन से टर्म पढ़े? तो सबसे पहले हमने मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, करेक्ट। यहाँ भी हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ी। क्या है डेफिनेशन? अगर रेडियस कांस्टेंट हो, अगर रेडियस क्या है भाई? कांस्टेंट, तो मोशन कैसा है हमारा? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था भाई यहाँ पे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो नाउ यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल के पास कुछ एक वेलोसिटी है, और पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट किया, और पार्टिकल ऐसे पॉइंट बी पे पहुंच गया, करेक्ट। कहाँ पहुंच गया भाई? पॉइंट बी पे पहुंच गया। सो नाउ अब ये पार्टिकल कितना चला भाई? ये पार्टिकल यहाँ का एंगल थीटा चला। तो अभी हमने पार्टिकल को यहाँ पे फिक्स करा है, और पार्टिकल को हमने ऐसा मूव कराया। सो नाउ पार्टिकल अभी सिर्फ क्या चल सकता है भाई? यहाँ पे थीटा एंगल चल सकता है ना। और फिर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो, तो ये जो आर्क की लेंथ है, यहाँ पे आप जो आर्क की लेंथ देख पा रहे हो, यहाँ से ए से लेके बी तक, यहाँ तक चला है, करेक्ट। तो ये पे इसके पास क्या है भाई? एक तो ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैंने क्रॉस से मार्क किया, और एक ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करें, तो ये आएगा आपके पास 2 मीटर 3 मीटर कुछ ऐसा आ जाएगा। बट यहाँ पे ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आपका, ये वाला, दैट इज थीटा। और इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? इस थीटा को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो ये क्या हो गया भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको और समझते हैं। सपोज आपके पास क्या है भाई? एक फैन है ना, फैन ऐसे हैंग किया है। कितने ब्लेड्स है भाई आपके फैन में? देख के बताओ ऊपर, आपके घर में जो फैन है कितने ब्लेड्स है उसमें? एवरीवन? तीन तीन तीन, सबके घर में तीन? चार? अंकुर चार? जोकिंग है? चलो ठीक है, तीन है चार। चलिए, दो ब्लेड्स को तोड़ दीजिए वहां पे, दो ब्लेड्स को तोड़ दीजिए, और सिर्फ एक ब्लेड ले लो यार, है ना। देखो तोड़ दिया मैंने यहाँ पे दो ब्लेड्स, देयर आर ओनली वन ब्लेड। ओके, आप मत तोड़ो अपनी ब्लेड को। देखिए ध्यान से, ये क्या है भाई आपके पास? एक ब्लेड हो गया, सिंपल। नाउ अभी ये ब्लेड क्या है भाई? यहाँ पे इससे फिक्स है, ये जो सर्कुलर जो माउंट है उससे क्या है? फिक्स है।
अभी आपने फैन को क्या किया, ऑन किया। फैन को अभी जैसे आपने ऑन किया तो यहाँ पे क्या है भाई, कुछ यहाँ पे आ गया, करेक्ट। यहाँ पे आ गया, अब इसका मतलब क्या हो गया भाई कि अभी इसने इतना डिस्टेंस थीटा ट्रेवल कर लिया। थोड़ा और आगे गए तो अभी ये यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, ये आ गया आपके पास थीटा 1 था, ये इसको आपको थीटा 2, है ना। फिर वापस से मोशन करते 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 वापस क्या हो गया भाई, अपने फिर से उसी पॉइंट पे आ गए, करेक्ट। सो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, जब एक पार्टिकल किसी एक रिजिड पॉइंट से क्या है भाई, स्ट्रांगली फिक्स्ड है, वहां पे क्या हो पा रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वहां से जब इसको हम मूवमेंट करा रहे हैं तो क्या हो पा रहा है भाई, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है, करेक्ट। ये बात समझ में आई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या समझ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या है, कुछ समझ में आया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरीवन, इज देयर एनी डाउट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एवरीवन। तो भाई ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल समझ गए और ये आप समझ गए, तो इसमें जो डेफिनेशन होता है, फार्मूले होते हैं, कल की क्लास में मैं आपको करा दूंगा, वो सब बाद में कर लेंगे। टुडे इज द इंट्रोडक्शन, ओके। नाउ दूसरी बात समझते हैं। तो एक तो हमारे पास आता है भाई डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम वेलोसिटी, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था भाई, हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करते थे एस से, और जब वेलोसिटी निकालनी होती थी तो एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिखते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। नाउ सिमिलरली अभी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। अब ये थीटा के नापने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका डिग्री में, और दूसरा होता है आपका रेडियन में, है ना। तो डिग्री और रेडियन में आपको चेंज करना बताया रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आपकी अप्रैल मई में जो फिजिक्स की क्लासेस चलती थी ना, वहां पे आपको बताया रहेगा थीटा और रेडियन में कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी आप कल रिवाइज करके आइए। रेडियन, तो रेडियन यहाँ पे क्या है भाई, आपकी ये एसआई यूनिट है। रेडियन क्या है आपकी, ये एसआई यूनिट। नाउ अब देखिए, सो अगर वैसे यहाँ अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी को इसके टर्म्स में लिखे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अगर डिफरेंशियल टर्म में बात करें तो यहाँ पे आता है ds बाई dt, और सिमिलरली फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास d थीटा बाई d, दैट्स ऑल, करेक्ट। सो नाउ जैसे हमने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक नया नाम दिया थीटा, वैसे हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को एक नया टर्म देंगे, इसको बोलेंगे हम ओमेगा। इसको W की तरह लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसा करली होता है, और इसको बोलते हैं हम ओमेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, हो गया ओमेगा। ना ओमेगा की फील को समझते हैं कि कहाँ हम ओमेगा देखते हैं और कहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी को हम फील कर सकते हैं। ना देखिए ध्यान से, समझिए इस बात को। सपोज आप ऐसे ट्रेन में जा रहे हो, है ना, आप ऐसे ट्रेन में यहाँ बैठे खिड़की के पास, विंडो सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। और जैसे हम ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे आपने पुणे क्रॉस किया या आधे घंटे बीते, वैसे क्या होता है, बाजू में बस खेत 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 और खेत 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 एंड खेत ही खेत दिखते हैं। सो जैसे मान लो, जैसे ये आपका खिड़की है, खिड़की के पास में ही देयर इज अ बिग ट्री, है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, पेड़ है बरगद, है ना। और खिड़की से बहुत दूर, काफी दूर, है ना, सपोज 1 किलोमीटर आगे, वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ना, उसको बोलते हैं, किसका पेड़, वो नारियल होता है ना, उसका पेड़, ताड़, ताड़ बोलते हैं जिसको। काफी लंबा होता है, शेड नहीं होता कुछ उसका, ऐसे वो ऊपर चढ़ के उसके फ्रूट्स तोड़ते हैं। तो ये आपके पास नारियल का पेड़ है। तो जैसे ही ट्रेन जब निकलती है ना, तो जो खिड़की के पास वाला जो ट्री होता है वो काफी जल्दी पास हो जाता है, बट ये जो दूर वाला जो ट्री है वो ऐसे चलता ही रहता है, और वो काफी 1-2 मिनट के बाद वो दिखना बंद होता है ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
Yes, yes, yes. Give me the response fast. Distance is more because it is far. Okay, नहीं पता. Very good. Because of distance. देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को. Now, अगर मान लो देखिए ध्यान से सभी लोग समझिएगा इस बात को समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा आप. देखिए जैसे मान लो यहाँ पे अभी ये आपकी ये ट्रेन है ना, तो आपके रेस्पेक्ट में तो क्या है भाई, ये रेस्ट है. करेक्ट. नाउ सपोज ये आपकी आइस है ना. नाउ ये अभी क्या हो गया भाई, ये पेड़ हो गया. तो मैं क्या करूं, अभी आपके आंखों से मैं इस पेड़ का एंगल बनाऊं, है ना. तो सपोज ये कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं. तो अभी क्या आएगा, ये दिस इज थीटा, है ना. यहाँ पे आप ये ऑप्टिक्स में ऐसे बताते हैं, ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे पास में. करेक्ट. तो ये जो आपका जो थीटा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, है ना. तो सपोज आप यहाँ पे ट्रेन में हो और आपका ये पास का ये पेड़ है. करेक्ट. तो थीटा क्या होगा भाई, बड़ा बनेगा. ये कितने लोग समझ पा रहे हैं. अगर आपके पास में है तो थीटा क्या होगा भाई, काफी बड़ा बनेगा. आप क्या करो, दोनों एंड्स को ऐसे लेके आर्क से ज्वाइन कर दो और ये जो वर्टेक्स वाला एंगल है क्या होगा, थीटा होगा. यस, ये समझ पा रहे हैं ना. थीटा क्या होगा, बड़ा होगा. ये पेन है मेरे पास, अभी मैं यहाँ से विजुअल एंगल बनाऊं तो थीटा विल बी मोर. इस पेन को 2 किलोमीटर आगे आके रख दूं मैं, तो क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा, काफी कम हो जाएगा. यस, ये बात समझ में आ रही है एवरीवन. करेक्ट. नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो थीटा इसका बड़ा होगा. नाउ अभी अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में ओमेगा की बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं मैं खुद के रेस्पेक्ट में, तो अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, डी थीटा बाई डी टी. करेक्ट. यानी कि ये पेड़ जो है इसके रेस्पेक्ट में, सॉरी मेरे रेस्पेक्ट में अभी पेड़ का जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्री विल बी मच मोर विद रिस्पेक्ट टू मी. मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी पेड़ की क्या होगी, ज्यादा होगी. करेक्ट. नाउ अभी एक पेड़ ऐसा जो कि क्या है भाई, मेरे से कई किलोमीटर दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, बहुत 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 दूरी पे. नाउ इसका अगर मैं एंगल बनाने चलूं तो इसका एंगल क्या आएगा भाई, दिस एंगल विल बी वेरी 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 स्मॉल, है ना. इसका एंगल क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा. मतलब मेरी आंखों के हिसाब से, मेरे आंखों से उसका एंगल क्या बनेगा, काफी छोटा होगा. सो नाउ अब इसका मैं ओमेगा निकालूं तो क्या होगा भाई, ये डी थीटा बाई डी टी होगा, और ये वाला ओमेगा पिछले वाले ओमेगा से क्या होगा, काफी छोटा होगा. कैन यू रिलेट विद दिस. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है. एवरीवन, एवरीवन, सभी लोग, सभी लोग. ओके. नाउ तो जैसे पढ़ा, सॉरी जो मेरे जो पास वाला जो पेड़ है उससे क्या होगा, मेरा ओमेगा क्या हो गया भाई, ज्यादा हो गया. तो अभी देखिए ध्यान से, दिस इज ये हो गया पास वाला, और आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो इससे जो आपकी आंखों का जो एंगल बना, जो थीटा वो काफी बड़ा था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ओमेगा है वो भी क्या हो गया भाई, ज्यादा हो गया एंगुलर वेलोसिटी. बट जो दूर वाला पेड़ था, है ना, उससे आपकी आइस का जो थीटा बना वो क्या हो गया भाई, काफी कम है ना. वो थीटा क्या है भाई, काफी कम है. तो इसका ओमेगा क्या हो गया भाई, काफी लेस हो गया. तो इसलिए ओमेगा ज्यादा तो ये फटक से पास करेगा, ओमेगा कम तो धीरे 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 पास करेगा. करेक्ट. तो ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. ये एनी डाउट. सेम विथ सन एंड मून, स्पेसिफिकली कैसे बता सकते हैं आप, इसमें बाद में हम चर्चा करेंगे. सन एंड मून पर अगली क्लासेस में ग्रेविटेशन के साथ पढ़ेंगे. ओके. सन और मून पे बाद में चर्चा करेंगे. नाउ तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी का खेल है ये कुछ ऐसा हो रहा है. सो नाउ फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे. तो हमने पहले पढ़ा डिस्टेंस पढ़ा, फिर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और फिर उसके बाद वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी के बाद जस्ट अगला टर्म पढ़ते हैं हम एक्सीलरेशन. ओके. तो नाउ सर्कुलर मोशन में भी कैसे आएगा, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया हमने, फिर एंगुलर वेलोसिटी देख ली, फिर
एंगुलर वेलोसिटी देख लिया, और फिर अभी आएंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे। अभी हम देखेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन भी क्या होता है, हम इन दोनों बातों को भी हम देखेंगे कल की क्लास में। मुझे आवाज जस्ट आपको एक एक टर्म्स में आप जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो कल की क्लास में भी सेम विद सन। एक मिनट बेटा रुक जाओ भाई, कल बात करेंगे उसमें सन एंड मून की बात अभी नहीं करेंगे। देखिए तो नेक्स्ट आ गया आपके पास एक्सेलरेशन, है ना। देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन कैसे आता है सर्कुलर मोशन में, इस बात में। सो यहाँ पे फिर से वो एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक रोप से क्या किया, टाई किया, है ना, और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, और ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। बट अगर क्या हो जाए, बीच में रस्सी कहीं ब्रेक हो जाए, बीच में रस्सी क्या हो जाए भाई, कहीं एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाए, तो क्या सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर पाएगा? लिख के बताइए चैट में। अगर रस्सी टूट गई तो क्या ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। ठीक है, रस्सी थी तब क्यों सर्कुलर मोशन हो रहा? रेडियस फिक्स था। ओके, रेडियस फिक्स था। एनी मोर रीजंस? देखिए, जब स्टोन जब रस्सी से बंधा हुआ था, ऐसे घूम रहा है ना, और अगर आप टेंशन की डायरेक्शन देखें किस पे, स्टोन पे, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी आ रही है। डायरेक्शन कैसी आ रही है भाई? ये डायरेक्शन ऐसी आ रही है, इधर की तरफ। करेक्ट। जब ये रस्सी टूट गई तो अब ये स्टोन पे कोई टेंशन तो लग ही नहीं रहा, देयर इज नो टेंशन फोर्स एट ऑल। करेक्ट। तो इसका मतलब एक रीजन ये भी हुआ कि अगर आपको सर्कुलर मोशन करना है तो क्या चाहिए भाई, एक फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ। एक फोर्स क्या चाहिए भाई? सेंटर की तरफ। वन मोर एग्जांपल, ये आपके पास क्या है भाई, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ क्या है भाई, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है ना। क्यों ऐसे घूम रही है? तो एक रीजन देते हैं, बिकॉज इनके बीच में क्या है, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट। रस्सी टूट जाए, रस्सी टूट गई यानी कि अभी क्या हो गया, यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि टेंशन जीरो हुआ, यानी कि क्या हो गया भाई, कांटेक्ट खत्म हो गया सेंटर के और इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ पे इनके दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। करेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब अभी ये हमें पता चल गया कि देयर मस्ट बी अ फोर्स, एक फोर्स होना चाहिए टू कंटिन्यू द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या चाहिए भाई, एक ना एक फोर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। तो एक फोर्स होना चाहिए। अभी देखिए आपके पास अगर फोर्स है, अगर फोर्स है तो एक ना एक एक्सेलरेशन भी तो आएगा। करेक्ट। और ये एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। कैसे डिनोट करते हैं भाई इसको हम, अल्फा से। ओके, सो टाइम हो चला है 5:29। तो आज हमें डिस्कस किया डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसको सर्कुलर मोशन में भी रिलेट किया हमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे हमने इसको रिलेट किया। अगली क्लास में इसके हम फार्मूलेशंस देखेंगे और इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। 2-3 लेक्चर में होपफुली ये भी खत्म हो जाएगा। ओके, एनी मोर डाउट्स? yes, it will fly in tangential direction. ओके, चलिए अपनी सब लोग अटेंडेंस लिखिए। मानव आप रुक जाइए, मानव रुकेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, यस अंकुर। तो इसमें ना 4 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, देखेंगे अभी हम, है ना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।